नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उस समय के समाज, संस्कृति और राजनीति पर चर्चा करेंगे, जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था, जिसमें भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करेंगे, साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और संस्कृत साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। जिस काल की यहाँ चर्चा हो रही है, उस काल में संस्कृत उच्च चिंतन की वाहक और साहित्य की माध्यम बनी रही। सच तो यह है कि विभिन्न विषयों पर संस्कृत में जितनी अधिक पुस्तकें इस काल में लिखी गईं, उतनी शायद पहले के काल में भी नहीं लिखी गई थी। शंकराचार्य के बाद रामानुज, माधव, वल्लभ आदि ने संस्कृत में दर्शन ग्रंथों को लिखना जारी रखा। उनके विचारों का जिस तीव्र गति से प्रसार हुआ और देश के विभिन्न भागों में उन पर जिस तरह के वाद विवाद हुए, उनसे इस काल में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है। देश के विभिन्न भागों, जिनमें मुस्लिम शासन वाले क्षेत्र भी शामिल थे, संस्कृत के विद्यालयों और संस्थानों का जाल सा फैला हुआ था। इन विद्यालयों और संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था और इनका फलना फूलना जारी रहा। वास्तव में उनमें से अनेक ने तो पुराने ग्रंथों के पुनरुत्पादन और प्रसार के लिए कागज के चलन का लाभ भी उठाया। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत के कागज पर लिखे हुए सबसे पुराने उपलब्ध पाठ 11वीं और 12वीं सदी और उसके बाद के हैं। दर्शन शास्त्र के अलावा काव्य, नाटक, कथा, आयुर्विज्ञान, खगोलिकी, संगीत आदि की पुस्तकों की रचना संस्कृत में जारी रही। हिंदू विधान धर्मशास्त्रों पर ढेरों टीकाओं और भाष्यों की रचना 12वीं और 16वीं सदियों के बीच हुई। विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षर को, जो हिंदू विधान के दो प्रमुख संप्रदायों में से एक है, 12वीं सदी से पहले का नहीं कहा जा सकता। एक और प्रसिद्ध टीकाकार थे बिहार के चंडेश्वर, जो 14वीं सदी के थे। हिंदू राजाओं के संरक्षण में इनमें से अधिकांश कृतियां दक्षिण भारत में, बंगाल, मिथिला और पश्चिम भारत में रची गईं। संस्कृत के विकास में जैनियों का भी योगदान रहा। इनमें सबसे प्रमुख हेमचंद्र सूरी थे। अजीब बात है कि इन कृतियों में देश में मुसलमानों की मौजूदगी को ज़्यादातर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस्लामी कृतियों या फारसी साहित्य के संस्कृत अनुवाद की कोशिश कम ही हुई। संभवतः इसका एकमात्र अपवाद यूसुफ और जुलेखा की उस प्रेम कथा का अनुवाद था, जिसे प्रसिद्ध फारसी शायर जामी ने लिखा था। दिशाओं का पता लगाने के लिए नाविक विभिन्न ग्रहों की सही स्थिति के वास्ते जिस उन्नतांश मापी यानी एस्ट्रोलैब का प्रयोग करते थे, उससे संबंधित पुस्तकों के संस्कृत अनुवाद किए गए। ज्योतिष शास्त्र के लिए भी वह उपयोगी था, लेकिन ऐसे प्रयास थोड़े ही हुए जो भारतीयों के दृष्टिकोण की उस संकीर्णता का सूचक है जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया था। अब हम अरबी और फारसी साहित्य के विषय में पढ़ते हैं। चलिए, मुसलमान द्वारा सबसे अधिक साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में रचे गए, जो पैगंबर की भाषा थी और जिसे स्पेन से लेकर बगदाद तक साहित्य और विज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो तुर्क भारत आए, वे फारसी भाषा से बहुत अधिक प्रभावित थे, जो मध्य एशिया में 10वीं सदी से ही साहित्य और प्रशासन की भाषा थी। भारत में अरबी का प्रयोग अधिकतर इस्लामी विद्वानों, विधि शास्त्रियों और दार्शनिकों के एक छोटे से हिस्से तक सीमित रहा और इन विषयों पर अधिकांश मौलिक साहित्य अरबी में रचा गया। विज्ञान और खगोलिकी की कुछ रचनाओं में अरबी से अनुवाद भी हुए। कालांतर में फारसी में इस्लामी शरीयत की संहिताओं भारतीय विद्वानों की सहायता से तैयार कराई गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संहिता फिरोज तुगलक के दौर की है, पर अरबी संहिताएं भी तैयार की जाती रहीं और इनमें सबसे प्रसिद्ध फतवा-ए-आलमगीरी है, जो औरंगजेब के काल में न्याय शास्त्रियों के एक दल द्वारा तैयार की गई विधि संहिता है। 11वीं सदी में पंजाब में तुर्कों के आगमन के साथ देश में एक नई भाषा फारसी का प्रचलन हुआ। 10वीं सदी से ही ईरान और मध्य एशिया में फारसी भाषा का पुनरुत्थान हुआ और फारसी भाषा के कुछ महानतम कवि जैसे फिरदौसी और सादी 10वीं और 14वीं सदियों के बीच ही हुए। आरंभ से ही तुर्कों ने फारसी को साहित्य और प्रशासन की भाषा स्वीकार कर लिया। इस तरह लाहौर फारसी भाषा के प्रचार प्रसार के पहले केंद्र के रूप में उभरा। हालांकि भारत में आरंभिक फारसी लेखकों की कुछ ही रचनाएं आज बची हैं,
पर उनमें से मसूद साद सलमान जैसे कुछ लेखकों की रचनाओं में हम लाहौर से गहरे लगाव और प्रेम का भाव पाते हैं। लेकिन इस दौर के सबसे उल्लेखनीय फारसी लेखक अमीर खुसरो थे। उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। वे कहते हैं, मैं हिंदुस्तान की तारीफ दो कारणों से करता हूँ। एक तो इसलिए कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। देश से प्रेम एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी जलवायु खुरासान की जलवायु से बेहतर है। यह साल भर हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जितने ही विद्वान हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्वान मौजूद हैं। भारत के प्रति खुसरो के प्रेम से स्पष्ट है कि तुर्क शासक वर्ग अब एक विदेशी शासक वर्ग के रूप में व्यवहार करने के लिए तैयार न था और उनके और भारतवासियों के बीच सांस्कृतिक मेल मिलाप के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी। खुसरो ने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे जिनमें ऐतिहासिक प्रेम प्रसंग भी शामिल हैं। उन्होंने सभी काव्य रूपों को अपनाया और आजमाया और फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे सबक ए हिंदी अथवा भारत की शैली कहा जाता है। खुसरो ने भारतीय भाषाओं की भी प्रशंसा की। इनमें हिंदी भी शामिल है जिसे वे हिंदवी कहते हैं। उनके कुछ बिखरे हुए हिंदी पद मिलते हैं। हालांकि खुसरो से अक्सर जोड़ी जाने वाली हिंदी रचना खलिकी या खलिक बारी संभवतः इसी नाम के एक परिवर्ती कवि की रचना जान पड़ती है। वे एक सिद्ध हस्त संगीतकार भी थे और प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया द्वारा आयोजित धार्मिक संगीत सभाओं यानी शमा में भाग लेते थे। समा में वो भाग लेते थे जो निजामुद्दीन औलिया द्वारा आयोजित धार्मिक संगीत सभा होती थी। कहते हैं कि खुसरो ने जब अपने पीर निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 की खबर सुनी तो उसके अगले दिन प्राण त्याग दिए। ये उसी दालान में दफन किए गए जहां निजामुद्दीन औलिया को दफनाया गया था। भारत में इस काल में काव्य के अलावा फारसी में इतिहास रचना का एक सशक्त संप्रदाय भी विकसित हुआ। जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ और इसामी इस काल के सबसे मशहूर इतिहासकार थे। फारसी भाषा के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया और ईरान के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध विकसित किए। कालांतर में फारसी न केवल प्रशासन और कूटनीति की बल्कि उच्च वर्गों और उनके आश्रितों की भी भाषा बन गई। पहले उत्तर भारत में और फिर दक्षिण भारत में और दिल्ली सल्तनत के प्रसार के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में मुस्लिम राज्यों की स्थापना के साथ इसका प्रसार बढ़ता गया। इस तरह मुख्यतः संस्कृत और फारसी देश में राजनीति, धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में संपर्क भाषाओं तथा साहित्य कृतियों की भाषा के रूप में कार्य करती रहीं। आरंभ में दोनों के बीच आदान प्रदान बहुत कम हुआ। जिया नक्शबी मृत्यु 1350 ईस्वी उन संस्कृत कथाओं के फारसी अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे जो एक स्त्री से उसके पति के बाहर जाने के बाद एक तोते ने कही थी। तूतीनामा नाम की यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई तथा उसका फारसी से तुर्की और फिर अनेक यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्होंने यौन विज्ञान के प्राचीन भारतीय ग्रंथ कोक शास्त्र का और योग की पुस्तक योग वशिष्ठ का भी फारसी अनुवाद किया। आगे फिरोज शाह तुगलक के काल में चिकित्सा और संगीत के संस्कृत ग्रंथों के भी फारसी अनुवाद हुए। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन ने मशहूर इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी और महाभारत के फारसी अनुवाद कराए। उसके आदेश से चिकित्सा और संगीत की संस्कृत पुस्तकों के भी फारसी अनुवाद हुए। हाल के अनुसंधान से पता चलता है कि इस काल में गणित और खगोलिकी के कुछ ग्रंथों के संस्कृत अनुवाद भी हुए। धन्यवाद।